Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गई है। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DSC 5 सब्जेक्ट है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है। इसकी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही सिलेबस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, देन चैप्टर से यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं। इसमें आपकी सबसे पहली इकाई आती है तुलनात्मक राजनीति की समझ। तो इस इकाई में हम जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है उसकी जो बेसिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इकाई में। सेकंड इकाई में आपके 3 चैप्टर आते हैं। जो आपकी सेकंड इकाई रहने वाली है वो रहने वाली है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के उपागम। जो आपका तुलनात्मक राजनीति है उसको अध्ययन करने के जो भी उपागम है उन उपागमों को हम इस इकाई में पढ़ेंगे, जिसका आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है संस्थागत उपागम, प्रणाली उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। सेकंड आपका रहने वाला है तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण, राजनीति संस्कृति दृष्टिकोण उपागम। थर्ड आपका चैप्टर रहने वाला है नवसंस्थावाद। इसमें हम नवसंस्थावाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट हो गई। अब हम थर्ड यूनिट देख लेते हैं। जो आपकी थर्ड यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नवसंस्थागतवाद। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है उसके जो दृष्टिकोण है पारंपरिक और नवसंस्थावाद, उसके बारे में हम थर्ड इकाई में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं आपकी फोर्थ यूनिट। आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है राजनीतिक संस्कृति, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। इसके बारे में हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। देन हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। जो आपके अध्ययन के उपागम है उनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में हम फिफ्थ इकाई में पढ़ेंगे। आपकी जो सिक्स्थ इकाई आने वाली है वो रहने वाली है लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति। आपकी जो सिक्स्थ यूनिट है उसमें हम जो आपका लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति है उसके बारे में शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो हमने सिलेबस देख लिया। देन अब हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है तुलनात्मक राजनीति की समझ। तो इस यूनिट में हम जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसकी समझ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। तुलनात्मक राजनीति को आप एक इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक प्रकार का तराजू है जो कि आप देख सकते हैं जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और जो नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन है वो अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर करते हैं। इस अध्याय में तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, महत्व, दायरा और विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। आपका जो ये फर्स्ट यूनिट है तुलनात्मक राजनीति की समझ, इसमें हम जो आपकी तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा क्या रहने वाली है उसको देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, उसका दायरा क्या है और उसके जो विभिन्न दृष्टिकोण है उनके बारे में हम इसकी फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति हमें यह समझने में मदद करती है कि अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे कार्य करती है, उनकी विशेषताएं क्या है और किन कारणों से वे सफल या असफल होती है। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है उसका अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है वे कैसे कार्य करती है, उनकी विशेषताएं क्या है और वे किन कारणों से सफल या असफल होती है। इसको हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इससे न केवल राजनीतिक सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित होती है बल्कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उपाय भी खोजे जाते हैं। हम तुलनात्मक राजनीति के पढ़ने से हमें केवल राजनीतिक सिद्धांतों की गहरी समझ ही विकसित नहीं होती है बल्कि जो देशों के राजनीतिक प्रक्रिया होती है उनको जो सुधार लाने में जो भी उपाय होते हैं उनको भी हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति व उसका क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, सरकारी संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की तुलना करके उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करता है। इसके प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है वो एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम जो आपके विभिन्न देश होते हैं उनकी जो भी राजनीतिक प्रणालियाँ, सरकारी संरचनाएं, नीति और प्रक्रिया होती है
उनके एक देश की से दूसरे देश की तुलना करके जो उनकी विशेषताएं होती है उनको समझाने का प्रयास करती है। तो चलिए अब हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। यह राजनीति के अध्ययन में अनुभवजन्य और तर्कसंगत पद्धतियों का उपयोग करती है। जो आपका तुलनात्मक राजनीति है ये राजनीति के अध्ययन में अनुभवजन्य और तर्कसंगत पद्धतियों का ही उपयोग करती है। सेकंड आपकी जो विशेषता आती है वो आती है संस्थागत एवं गैर संस्थागत दृष्टिकोण। केवल सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलनों, आर्थिक कारकों और सांस्कृतिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। जो आपका तुलनात्मक राजनीति है ये एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का ही तुलना नहीं की जाती बल्कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं और सांस्कृतिक प्रभाव होती है उनकी तुलना करके भी उनका भी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब हम इसकी थर्ड विशेषता देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय और भविष्यक प्रकृति। यह विषय राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे अन्य विषयों से भी जुड़ा होता है। जो आपका ये विषय है ये राजनीति के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, साथ में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे अनेक विषयों से भी जुड़ा हुआ है। फोर्थ आपकी जो विशेषता आती है वो आती है तुलनात्मक पद्धति का उपयोग। विभिन्न देशों की राजनीतिक संरचनाओं और नीतियों की तुलना कर उनके बीच समानताएं और भिन्नताएं खोजी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके विभिन्न देश होते हैं उनकी जो राजनीतिक संरचना और नीतियाँ होती है उनकी आपस में तुलना करने के बाद जो भी समानताएं और भिन्नताएं होती है वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत खोजी जाती है। अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। अभी तो हमने देखा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, अब हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक है और इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, उसमें विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। उन पहलुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक व्यवस्थाएं और सरकार के प्रकार। लोकतंत्र, अधिनायकवाद, संघीय एवं एकात्मक सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। सेकंड आपका आता है राजनीतिक संस्थाएं। इसके अंदर संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही और जो राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्यप्रणाली होती है उसका अध्ययन किया जाता है। थर्ड आपकी राजनीतिक प्रक्रिया, जो आपकी चुनावी प्रणाली होती है, नीति निर्माण, सत्ता संरचनाएं और जन भागीदारी के विभिन्न तरीके होते हैं उनके बारे में तुलना की जाती है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फोर्थ आपका आता है सार्वजनिक नीतियाँ, जो विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीतियों की तुलना होती है उनकी तुलना की जाती है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। लास्ट आप देख लेते हैं फिफ्थ नंबर, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जाति, धर्म, भाषा और लिंग जैसे कारक होते हैं उन पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। तो ये तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र हो गया। इसकी प्रकृति भी हमने देख ली, इसका क्षेत्र भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं हमें किसी भी चीज़ की तुलना क्यों करनी है, तुलनात्मक राजनीति में तुलना करनी ही क्यों है। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की तुलना करने का उद्देश्य है राजनीति को अधिक गहराई से समझना और राजनीतिक घटनाओं के पीछे के पैटर्न और सिद्धांतों की पहचान करना है। जो आपका तुलनात्मक राजनीति है उसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके पढ़ने से जो आपकी राजनीति है उसको हम अधिक गहराई से समझ सकते हैं और जो आपकी राजनीतिक घटनाएं होती है उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, क्या कारण रहा है जिस कारण वे घटना हुई है और उनके क्या सिद्धांत रहे हैं उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करके। तो अब हम तुलना करने के जो प्रमुख कारण हैं उनको देख लेते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है समानताएं और भिन्नताएं खोजने के लिए। अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके यह समझा जाता है कि कौन सी प्रणाली अधिक प्रभावी है और क्यों। जो आपके अलग अलग देश की राजनीतिक या कोई भी व्यवस्था होती है उसको समझने के लिए उसको हम तभी घोषित कर सकते हैं कि वो सही है या गलत जब उसकी हम दूसरे देश की व्यवस्था से तुलना करें। तो समानता और भिन्नता खोजने के लिए तुलना करना एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा आप देख लेते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न राजनीतिक संरचनाओं का विश्लेषण कर सिद्धांतों की व्यावहारिकता को परखा जाता है। जो आपके विभिन्न राजनीतिक संरचना होती है उनका विश्लेषण करके जो आपके सिद्धांत होते हैं वे किस हद तक व्यावहारिक है और किस हद तक अव्यावहारिक, तो उनको परखा जाता है। थर्ड आपका आता है बेहतर नीतियाँ विकसित करने के लिए सफल नीतियों को अपनाकर और विफल नीतियों से सीख लेकर शासन में सुधार किया जाता है। जो आपकी सफल नीतियाँ होती है और असफल नीतियाँ होती है उनमें तुलना करके जो भी सफल नीतियाँ होती है उनको उपयोग करके शासन में सुधार किया जाता है, इसलिए ये तुलना करने का एक प्रमुख कारण है। फोर्थ आप देख सकते हैं राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन को समझने के लिए यह अध्ययन करता है कि कौन से कारक राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक तुलना करने से हमें यह पता चलता है जो आपके राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता है
उनमें से कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं और कौन कौन से कारक नहीं प्रभावित करते हैं। फिर तो आप देख सकते हैं वैश्विक राजनीति को समझने के लिए जो आपकी विश्व की राजनीति है, विभिन्न देशों की राजनीति है, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो वैश्विक प्रभाव है, उन सबको समझने के लिए एक तुलना करना जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। तो हमने ये तुलना क्यों करे, तुलना करने के प्रमुख कारण देख लिए। अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक विधियाँ, कंपैरेटिव मेथड्स। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। मुख्य तुलनात्मक विधियाँ निम्नलिखित है। जो आपकी तुलना करने की विधियाँ होती है वे कई प्रकार की विधियाँ है, जिनमें से कुछ मुख्य है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है व्यापक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें कई देशों की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ होती है उनका तुलनात्मक अध्ययन व्यापक विधि के अंदर किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। जो आपकी व्यापक विधि है इसके अंदर बड़ी संख्या में डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर में आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी देशों की तुलना, तो ये आपके व्यापक विधि हो गई। आपकी जो दूसरी विधि आती है तुलना करने की वो आती है संकीर्ण विधि, नैरो मेथड। नैरो मेथड में कुछ देशों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, विश्लेषण अधिक गहराई से किया जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं अमेरिका और भारत की चुनाव प्रणाली की तुलना संकीर्ण विधि के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी संकीर्ण विधि हो गई। अब हम देख लेते हैं तुलना करने की आपकी थर्ड विधि, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। किसी राजनीतिक घटना या नीति के प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। आपके प्रयोगात्मक विधि में जो राजनीतिक घटनाएं होती है या कोई भी नीति होती है उसका क्या प्रभाव होता है उसका परीक्षण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। सेकंड, इसमें एक नियंत्रित समूह और परीक्षण समूह का उपयोग किया जाता है। जो आपका नियंत्रित समूह और परीक्षण समूह होता है उसका उपयोग प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपकी प्रयोगात्मक विधि हो गई। अब हम तुलना करने की फोर्थ विधि देख लेती है, जिसमें आपके आती है संस्थागत विधि, इंस्टीट्यूशनल मेथड। इसमें सरकार, संसद, राजनीतिक दलों और नौकरशाही जैसी संस्था होती है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इनकी जो संरचना और कार्यप्रणाली है उनकी तुलना की जाती है संस्थागत विधि के अंतर्गत। तो ये आपकी संस्थागत विधि हो गई। अब हम तुलना करने की फिफ्थ विधि देख लेते हैं, ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में विभिन्न देशों के ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना की जाती है, जिनमें से आपके राजनीतिक परिवर्तन और विकास को समझने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं फ्रांस और रूस की क्रांतियों का अध्ययन, ये आपके ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम तुलना करने की आपकी सिक्स्थ विधि देख लेते हैं, जो कि आपकी है अंतविषयक विधि। इसमें राजनीति को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान जैसे विषयों के साथ मिलाकर अध्ययन किया जाता है। जो आपका अंतविषयक विधि है इसमें केवल राजनीति को अब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान जैसे विषय है उनके साथ मिलाकर ही तुलनात्मक राजनीति का या राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आपकी तुलना करने की 6 प्रकार की विधि हमने देख ली। तो यहाँ आपकी तुलना करने की विधि थी। अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं इसमें, यूरो केंद्रवाद से परे। तुलनात्मक राजनीति में लंबे समय तक यूरो केंद्रित दृष्टिकोण हावी रहा, जिसमें यूरोप को राजनीतिक प्रणालियों, लोकतंत्र, औद्योगिकरण और पूंजीवाद को आदर्श मानकर अन्य देशों की राजनीति को उसी संदर्भ में परखा जाता था। जो आपका तुलनात्मक राजनीति थी वो बहुत समय से यूरो केंद्रित दृष्टिकोण से प्रभावित थी, जिसमें क्या होता था, जिसमें जो यूरोप की राजनीतिक प्रणालियाँ थी, जो लोकतंत्र था, औद्योगिकरण था और पूंजीवाद था, उनको ही उच्च माना जाता है। उनसे ही जो राजनीति थी उसका संदर्भ में परखा जाता था उसको। तो ये आपका यूरो केंद्रवाद से परे था। अब हम देख लेते हैं यूरो केंद्रवाद के सामने क्या चुनौतियाँ थी, जिनमें से आपकी सबसे पहले चुनौती आती है पश्चिमी लोकतंत्र को सार्वभौमिक मानना, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे चीन का समाजवादी मॉडल, भारत का मिश्रित लोकतंत्र को कमतर आंकना। जो आपका पश्चिमी लोकतंत्र था उसको इन्होंने सार्वभौमिक माना। जो आपके अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं थी जैसे कि चीन का आपका समाजवादी मॉडल था और जो भारत का मिश्रित लोकतंत्र का मॉडल था या एक व्यवस्था थी उसको इन्होंने कम आंका। बस इन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र को ही सार्वभौमिक माना। दूसरे आपके सामने जो चुनौती आती है यूरो केंद्रवाद की, वो आती है औपनिवेशिक मानसिकता, वैश्विक राजनीति को यूरोपीय अनुभव से मापने की प्रवृत्ति। जो आपकी वैश्विक राजनीति है उसको जो आपकी यूरोप की व्यवस्था है उससे ही मापने की प्रवृत्ति रखी गई। थर्ड आपका आता है ग्लोबल साउथ की अपेक्षा जो आपके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राजनीतिक विकास था उनको कम महत्व दिया गया। तो ये आपके यूरो केंद्रवाद की चुनौतियाँ थी। अब हम देख लेते हैं यूरो केंद्रवाद से परे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो इसमें हम देखते हैं विभिन्न देशों की स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखना। दूसरा आपका पश्चिमी मॉडल से हटकर अलग अलग देशों के विकास के अनूठे मार्गों का अध्ययन करना। जो आपका पश्चिमी मॉडल था उससे अलग भी जो देश के विकास के अनूठे मार्ग थे उनका अध्ययन करना। थर्ड आपका आता है स्वदेशी और बहुकेंद्रीय दृष्टिकोण अपनाकर तुलनात्मक राजनीति को अधिक समावेशी बनाना। जो आपके स्वदेशी और बहुकेंद्रीय दृष्टिकोण है उनको तुलनात्मक राजनीति में अपनाया गया, जिससे कि तुलनात्मक राजनीति को अधिक समावेशी बनाया गया। तो हमने ये यूरो केंद्रवाद से परे जाने की आवश्यकता देख ली। हमने यूरो केंद्रवाद का टॉपिक यहीं पर खत्म कर लिया। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों का अध्ययन करके उनकी क्षमताओं और भिन्नताओं को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसा कि मैंने आपको बताया तुलनात्मक राजनीति को आप एक तराजू के प्रकार में भी देख सकते हैं, जिससे हमें जो विभिन्न देश की राजनीतिक प्रणालियाँ होती है, संस्थाएं, प्रक्रिया होती है और जो नीतियाँ होती है उनका अध्ययन करते हैं। हम उनको तोलते हैं एक देश की दूसरे देश से, उनमें देखते हैं क्या समानता है और क्या भिन्नताएं है। उनको समझने का एक प्रकार का वैज्ञानिक तरीका तुलनात्मक राजनीति है। यह राजनीति को अधिक व्यापक, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने में मदद करता है। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है, ये जो आपकी राजनीति है उसको अधिक व्यापक, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने में मदद करता है। तुलनात्मक राजनीति केवल विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझने, लोकतंत्र, सुशासन और विकास को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है केवल राजनीतिक प्रणालियों की तुलना नहीं करती, बल्कि जो आपके विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, प्रक्रियाएं होती है और व्यवहार होते हैं, उनको बेहतर ढंग से समझने के लिए और जो आपका लोकतंत्र, सुशासन और विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में तुलनात्मक राजनीति का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है जिसमें हम विभिन्न प्रक्रियाएं, जो राजनीतिक प्रणाली होती है उनका अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। उनकी जो तुलना करने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ है, मेथड्स है, उन मेथड्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अब शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर बताना। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट तुलनात्मक राजनीति की समझ, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।